एक यात्रा और निकल रही है दिल्ली से, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री निकाल रहे हैं। काफी विरोध भी हो रहा है, कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी है। बाबा साहब के संविधान के खिलाफ किसी को बोलने का हक नहीं है। और बाबा साहब ने जो हिंदुस्तान का संविधान बनाया है उसमें लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और मोदी और योगी और अमित शाह और भागवत, इनसे भी आपका ही सवाल पूछा गया है कई बार, उठा के वीडियो देख लीजिएगा। उन्होंने साफ तौर पे मना किया है कि हिंदू राष्ट्र या किसी भी इस तरह की बात के बजाय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है हम वो मानेंगे। तो बाबा साहब के संविधान से बड़ा कौन है, आप जरा बताइए। संजय जी, क्या उनके द्वारा लिखे गए भारत के संविधान से बड़ा कोई नाम हो तो आप बताइए। संजय जी, मैं हर उस आदमी के खिलाफ हूं जो संविधान के खिलाफ है। और शुरू क्यों किया था भाजपाइयों ने? अमित शाह हो, मोदी हो, पूरी की पूरी बीजेपी हो। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का तो नाम आप जानते ही होंगे। तो योगी जी से जरा पूछिएगा कि जिन्ना के साथ मुखर्जी साहब थे कि नहीं थे। 3 राज्यों में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, सिंध प्रांत में और वेस्ट बंगाल में, तब उस समय तो बंगाल था, तो उस समय इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी। दूसरा सवाल यह भी पूछिएगा योगी जी से कि जिन्ना की कब्र पे माथा टेकने कौन गया था सबसे पहले? कौन गया? हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं गया। वहां पे गए थे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए। तो जिन्ना से तो इन लोगों के बड़े गहरे रिश्ते हैं। जिन्ना से भाजपाइयों के बहुत गहरे रिश्ते हैं। इसकी पड़ताल अगर आप करेंगे तो इनके कई पुरखों का मिलन उनके साथ हुआ है, तो उसके चक्कर मत पड़िए। हाँ, ये जरूर है कि मैं यूपी के नौजवानों से, किसानों से, माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, ऐसे मुद्दों में इनके साथ उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको रोजगार नहीं देते इसलिए ऐसी नकली बातें लेके आते हैं। इनका तो खुद का रिश्ता जिन्ना से रहा है, इनके पूरे पुरखों का, इनके पूर्वजों का। तो इसलिए रोजगार धर्म की बात कीजिए, सबसे बड़ा धर्म जो कर्म का है उसके बारे में बात कीजिए। वो कितनी नौकरी दिया आपने, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर समिट आपने कराई, और उस इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ रुपए बताया आपने कि साहब हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ला रहे हैं, उद्योगों के विकास के लिए ला रहे हैं। ना नौकरी मिली, ना इन्वेस्टमेंट आया। तो उन सब मुद्दों की बात कीजिए। कब तक किसकी ढपली बजाते रहेंगे? 12 नवंबर से 24 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में इस समय जो 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर एक पदयात्रा सरयू से संगम, अयोध्या से प्रयागराज तक आम आदमी पार्टी आयोजित करने जा रही है। और उस पूरी पदयात्रा के दौरान मैं अपने साथियों के साथ मौजूद रहूंगा। और जो सबसे गंभीर 2 ये मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा। आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे देश के जो आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं रहते हैं किसी प्रदेश में तो वो उत्तर प्रदेश है। पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश में है। और जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता, खाद की बोरी की लाइन में लग के मर जाता है, वो कर्ज के बोझ के तले दब के आत्महत्या कर लेता है। किसी के पास बेटी की शादी का पैसा नहीं है, किसी के पास बच्चे की फीस का पैसा नहीं है। तो किसान, जो एक बड़ा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। जितने अनियमित नौकरी जिसको कहते हैं, वो चाहे आशा बहुएं हो, आंगनबाड़ी हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, बड़े पैमाने पर वो लोग भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आज तक उनको नियमित नहीं किया गया या उनका भत्ता नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा शिक्षक
उनके तो आरक्षण में ही घोटाला कर दिया गया, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को में घोटाला कर दिया शिक्षक भर्ती में। अभी कह रहे हैं कि जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, टीचर हैं, उनको भी टेट पास करना पड़ेगा। वो अलग तरह के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे हालात है कि आज बेरोजगारी की बात अगर हम करते हैं तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग से जुड़े हुए लोग, उनकी इकाइयां पूरी तरह से ठप हो रही हैं, बंद हो रही हैं। बुनकर समाज के लोग, नहीं है रोजगार उनके पास। मैं सबका आह्वान करता हूं, इस यात्रा में जुड़िए, आइए साथ मिलकर चलते हैं। ये 200 किलोमीटर की यात्रा आपके साथ करेंगे। अगर वाकई आप बेरोजगारी से त्रस्त हैं तो आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए। 12 से 24 नवंबर तक निकालिए थोड़ा समय अपने मुद्दों के लिए। इसके अलावा जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश सामाजिक भेदभाव के मामले में भी देश का नंबर 1 राज्य है। आज भी हम घटनाएं सुनते हैं कि बुलंदशहर में एक सीआरपीएफ के जवान को शादी में घोड़ी पर बैठने की इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो दलित समाज से थे। आज भी हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश में काकोरी के अंदर पासी समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति को मंदिर में पेशाब चटवाई गई। आज भी हम सुनते हैं कि नौकरियों के आरक्षण के मामले में, चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का मामला हो या लखीमपुर खीरी के कोऑपरेटिव बैंक का मामला, आरक्षण को खाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। हर स्तर पे सामाजिक भेदभाव, अन्याय, अत्याचार। थाने में जाइए तो सुनवाई नहीं, सरकारी नौकरियों के लिए जाइए तो सुनवाई नहीं, सरकारी अफसरों के पास जाइए तो सुनवाई नहीं, अस्पताल में सुनवाई नहीं, तहसील में सुनवाई नहीं। तो जब तक यह सामाजिक भेदभाव है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तो दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सामाजिक भेदभाव, सामाजिक अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय दो। तो आज तो ज्यादा आंकड़ों की और ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करूंगा, मेरे पास पूरी डिटेल उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में क्या हालत है वो सारी तैयारी मैं करके आया हूं और आपको एक एक दिन सब बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से यूपी में स्कूलों की हालत है, अस्पतालों की हालत है, शिक्षा की हालत है, रोजगार की हालत है। जी, अपनी यात्रा आप अयोध्या से शुरू कर रहे हैं, वहीं से क्यों शुरू कर रहे हैं, लखनऊ से क्यों नहीं या बाकी जगहों? भैया हमारे घर सुल्तानपुर पड़त है, बगले अयोध्या है, अवध के रहे वाला वहीं पैदा भय। अयोध्या में जाए कोनो पाबंदी है का? ये यात्रा है, आने वाले चुनाव की नई रणनीति है कोई? अब देखिए, तो शुरुआत कर रहे हैं, बाकी उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, नौजवानों को। बेरोजगारी की मार जो झेल रहे हैं, किसान हो चाहे वो कुटीर लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, वो लोग, उन लोगों को तय करना है। पद यात्रा है, क्या लगता है आपको कि पहले शुरू नहीं कर दिया आपने पद यात्रा? देखिए ऐसा है कि अब जब लास्ट में करते तो अभी आपकी तरह सवाल पूछा जैसे इन्होंने कहते कि भाई अभी चुनाव है तो आपको याद आ रहा है। अब हम 1.25 साल पहले शुरू कर रहे हैं तो कम से कम ये आरोप तो नहीं लगाएंगे कि रोजगार का मुद्दा हमने चुनाव के टाइम में उठाया। तो ये मुद्दा है, इसको उठाने दीजिए। घर से निकला हूं, 12-15 दिन चलेंगे, मेहनत करेंगे, परिणाम देखते हैं क्या होगा। ये तो यात्रा का मकसद ही हमारे यही है, रोजगार खाने पे तो जुटी हुई है सरकार, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दूसरी जो बात है वो है पेपर लीक। उत्तर प्रदेश सरकार की सच्चाई बन चुकी है पेपर लीक। लेखपाल की भर्ती होगी पेपर लीक, क्लर्क की भर्ती होगी पेपर लीक, सिपाही की भर्ती होगी पेपर लीक। तो हर चीज़ में पेपर लीक, हर चीज़ में गड़बड़ियाँ होती हैं। तो जो होमगार्डों की शंका है वो गलत नहीं है। अब कितनी निष्पक्षता उसमें होगी जब एक कोऑपरेटिव बैंक के 10 लोगों 12 लोगों की भर्ती में गड़बड़ी कर रहे हैं लोग, तो कितनी गड़बड़ी कर सकते हैं वो, उसके आधार पर उन लोगों की चिंता जायज़ है।